हाय एवरीवन। सो वेलकम टू लेक्चर 22 GS2 पॉलिटी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने DPSP स्टार्ट करा था पार्ट 4 के अंदर। ठीक है, सो इन द कंटिन्यूशन आज हम लेक्चर 22 कवर करेंगे। DPSP के क्लासिफिकेशन पे ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसमें सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल, ये 3 क्लासिफिकेशंस थे जिसके बेसिस पे DPSP के कुछ आर्टिकल्स हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल जिसको हमने बाइफिकेशन करा था। लास्ट लेक्चर के अंदर आपका सोशलिस्ट पूरा कवर हो गया था। ठीक है, कवर्ड इन द लास्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल आर्टिकल्स को कवर करेंगे। सो बेसिकली गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल आर्टिकल्स में जो डिफ्रेंशिएशन है वो पॉइंट ये है कि जो हमारे मोहनदास करमचंद गांधी थे, उनके जो विचार थे जब इंडिया आज़ाद हो रहा था या फिर जो इंडिपेंडेंस फाइट थी उसके बेसिस पे जब इंडिया वॉज अबाउट टू अचीव द इंडिपेंडेंस, तो कुछ एक आइडियल स्टेट था या जो एक प्रीसेट एक आइडियल स्टेट जो गांधी जी ने डिफाइन करा था या सोचा था कि हमारी कंट्री अब पोस्ट इंडिपेंडेंस किस तरह की होनी चाहिए, क्या क्या उसमें प्रोविजंस होने चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वी शुड बिल्ड, तो वो सारा आपका गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर फॉलो होता है। ठीक है, एट द सेम टाइम लिबरल और इंटेलेक्चुअल के अंदर आपकी जो कंट्री है पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो बाकी देश दुनिया के साथ किस तरह सिंक में रहेगी। ठीक है, लिबरलिज्म कितना होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल कितना होना चाहिए कि भाई इसके अंदर आपका प्राइमरी ऐसे ले सकते हो कि भाई वर्ल्ड पीस प्रमोट होनी चाहिए। ठीक है, और गांधीयन के अंदर आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे कि आपका बहुत ही सिंपल, जैसे ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत है, जैसे इसमें थ्री टायर गवर्नेंस जो अभी इंडिया में फॉलो होती है, उसकी नींव या उसका जो विजन था वो गांधीयन प्रिंसिपल के अंडर आर्टिकल 40 के अंदर ये इस्टेब्लिश करने का ट्राई करा गया था। वो बात अलग है, वो 1973 में 74 मतलब अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस के बाद आया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, बट उसका जो विजन था, इनिशियल विजन की कैसा होना चाहिए, विलेजेस के पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए, तो वो आपका DPSP के अंदर गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर बाइफिकेशन कर सकते हो। बट नोट कर लेना कि जब आप DPSP पढ़ोगे उसमें कहीं पे भी ना अलग से ऐसे क्लासिफिकेशन नहीं है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अलग से क्लासिफिकेशन पढ़ के समझ में आने का मतलब ये है कि एक सेट ऑफ आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल्स को आप बाइफिकेट करके पढ़ोगे तो आपको चीज़ें ईजिली रिलेटेबल लगेंगी, वरना इतने सारे आर्टिकल्स हैं आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, प्लस जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सोशलिस्ट के अंदर हमने समझा था जैसे आर्टिकल 43 था कि मिनिमम वेज एक्ट हो गया। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने कवर करी। अब गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर इट्स मोर लाइक कि भाई इक्वालिटी होनी चाहिए, पीपल शुड बी मोर दे शुड हैव मोर पावर टू चूज टू हैव टू टेक अ बेटर डिसीजन। ठीक है, प्रमोट द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होंगी। ठीक है, और लिबरल और इंटेलेक्चुअल के अंदर आपका जैसे वर्ल्ड पीस हो गया या आपका सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस, ये आर्टिकल 50 का पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिबरल और इंटेलेक्चुअल में, बिकॉज लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल आर्टिकल्स या जो प्रोविजंस हैं DPSP के अंदर, उसके बेसिस पे कंट्री इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे कैसे मतलब कोऑर्डिनेट करेगी, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम अपने कंट्री में इंप्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल, ये वाला जो सोशलिस्ट वाला पार्ट था, ये आपका लेक्चर 21 में कवर्ड था। ठीक है, दिस इज़ ऑलरेडी डन। तो आज के लेक्चर में हम गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारे आर्टिकल्स हम आज कवर करने वाले हैं, ठीक है, वो आर्टिकल 40 आपका गांधीयन प्रिंसिपल डिफाइन करेगा। देन 43B, 44 आपका 43B ये सारे गांधीयन है जिसके आगे G लिख रहा है। 44, 45, 46 इज योर लिबरल एंड गांधीयन। ठीक है, देन आर्टिकल 47 आपके कुछ आर्टिकल ऐसे भी थे जो इनिशियली सोशलिस्ट माइंडसेट के संग करे गए थे, बट उसके अंदर और प्रोविजंस ऐड हुए। तो जैसे आपका आर्टिकल 47 था, ठीक है, जिसमें पहले तो ये था कि सोशलिस्ट जो उसकी ट्रेट था वो ये था कि इट नीड्स मतलब गवर्नमेंट और द सोसाइटी नीड टू प्रमोट पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। इसके आगे गांधीयन प्रिंसिपल ऐड हुआ, तो अनदर प्रोविजन वाज एडेड इन विच इंटॉक्सिकेटिंग मतलब कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स वॉज प्रोहिबिटेड। ठीक है, तो ये ऐड हुए। तो ऐसे कुछ आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर आपको सोशलिस्ट और गांधीयन दोनों प्रिंसिपल मिलेंगे, या फिर गांधीयन और लिबरल मिलेगा, जैसे इसमें आर्टिकल 48 के बेसिस पे। ठीक है,
अब आर्टिकल 48 के बेसिस के अंदर क्या है कि आपका ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, एंड प्रिवेंट द स्लॉटर ऑफ काउस, तो ये दो चीज़ें मिलके एडअप हुई हैं, ठीक है, तो ये आपका गांधीयन एंड लिबरल है। देन आपके आर्टिकल 48A, 49, 50 एंड 51 ये सारे आपके इंटेलेक्चुअल और लिबरल वाले आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन, ठीक है। सो नंबर 1, आर्टिकल 40, ठीक है। इट स्टेट्स टू हैव अ ऑर्गेनाइज्ड विलेज पंचायत, ठीक है। आगे जाके जब ये आर्टिकल ऐड हुआ तो आपको पता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर्टिकल मतलब अमेंडमेंट एक्ट 73, 74 ये सारी चीज़ें बाद में एडअप भी हुई, जिसको सारे स्टेट्स ने इक्वली तौर पे रिसीव करा, इंक्लूड करा। तो ये इसका जो बेस था, फाउंडेशन था, वो आपका आर्टिकल 40 के थ्रू आया, ठीक है। नंबर 2, नंबर 2 है आपका आर्टिकल 43B, it promotes cooperative society, ठीक है। अब ये इनिशियली तो ऐड हुआ, बट इसका जो एडिशन था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 में ही ऐड हुआ, ठीक है। सो इसमें लिख लो थ्रू 97th अमेंडमेंट एक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी was added in constitution, ठीक है। देन तीसरा आपका ये हो गया आर्टिकल 44, ठीक है, जो कि आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मतलब उस पर नॉइस आ रहा है, विच इज़ योर यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44 इज़ योर यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, UCC। अब यहाँ पे ना आज के टाइम पे पब्लिक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहती है कि UCC का मतलब सिर्फ इतना ही कि भाई जो कुछ रिलीजन या कुछ कम्युनिटीज़ के जो स्पेसिफिक मैरिज लॉज हैं, ठीक है, उसी को ही हटाना है, बट ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके हर तरीके से एक यूनिफॉर्म चीज़ है, मतलब उसमें मैरिज भी आता है, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस वाले लॉज हैं, ठीक है, डाइवोर्स लॉज हैं, और आपके जो रिलीजियस कंडक्ट्स वाले लॉज हैं, वो सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, ठीक है। तो इस पे इसकी जो नींव रखी गई थी वो आर्टिकल 44 के बेसिस पे रखी गई थी, ठीक है, विच इज़ एन लिबरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये मतलब लिखवाया था मैंने, L लिखा था, आप देखो इसको, दिस इज योर लिबरल, ठीक है। नेक्स्ट इज योर आर्टिकल 45, ठीक है। इसके अंदर आपका जो राइट टू एजुकेशन आया था उसकी फाउंडेशन है, ठीक है। तो इसके अंदर लिख लो प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन टिल द एज ऑफ 6, ठीक है। अब यहाँ इसके अंदर सिर्फ एज 6 है, क्योंकि 6 से 14 वाला जो एज है, 6 to 14 ईयर्स, इज ऑलरेडी कवर्ड इन राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, दिस वाज एडेड थ्रू 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, ठीक है। तो
ये अमेंडमेंट एक्ट अभी साथ साथ पढ़ते जाओगे तो बेटर रहेगा, वरना लास्ट में अगर आप एक लिस्ट बना के याद करोगे ना तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, लास्ट में हलवा बन जाएगा पूरा. सो इट्स बेटर टू कीप द अमेंडमेंट एक्ट्स इन सिंक विद द आर्टिकल्स विच आर स्पेसिफिक, या जिसको वो इम्पैक्ट करते हैं. ठीक है, अभी हमने 86 अमेंडमेंट एक्ट पढ़ लिया, उससे पहले हमने 97 अमेंडमेंट एक्ट पढ़ लिया था. तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल्स के संग साथ सिंक करके चलोगे तो बेटर है. 73rd एंड 74 अमेंडमेंट एक्ट भी हमने क्लोज करा है. ठीक है, ये आगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जब हम लेवल्स ऑफ गवर्नेंस डिस्कस करेंगे आगे जाके तो और इसको डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, सो दिस वाज योर आर्टिकल 45 विच इज़ ऑल्सो, ठीक है, लिबरल क्लासिफिकेशन. ठीक है, देन फिफ्थ आर्टिकल 46, इसके तहत इट प्रमोट्स एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ SC/ST and other weaker section of the society and prevents their exploitation. ठीक है, सो दिस इज़ योर आर्टिकल 46. ये आपका गांधीयन प्रिंसिपल है. आपको पता ही, गांधीयन हरिजन के थ्रू, मतलब जो महात्मा गांधी ने जितने भी अपने व्यूज़ थे या जो सोशल स्टिग्मास थे उनको हटाने के लिए जो ट्राई करा था, तो उसी को आगे प्रमोट करने के लिए आर्टिकल 46 है. ठीक है, इट प्रमोट्स एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ SC/ST, ठीक है, एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड प्रिवेंट्स देयर एक्सप्लॉयटेशन. दिस इज आर्टिकल 46. नेक्स्ट लिखो आर्टिकल 47. ये हमने स्टार्टिंग में करा, ये सोशलिस्ट एंड गांधीयन क्लासिफिकेशन दोनों को जस्टिफाई करता है. ठीक है, वो कैसे, इसमें लिखो इट प्रमोट्स पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन and prohibits intoxicating drinks and drugs. ठीक है, तो यहाँ तक जो बात है न्यूट्रिशन तक, ये आपका सोशलिस्ट फॉर्म है कि भाई पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, की भाई जो गरीब बच्चे हैं, जो मतलब प्रेग्नेंट वुमेंस हैं, ठीक है, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचना चाहिए. कॉमन मतलब जो जनरिक पब्लिक है, पीपल हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन, दे शुड बी रिसीविंग द न्यूट्रिएंट्स एंड अ गुड फूड विच, मतलब जो उनकी हेल्थ को और इम्प्रूव करे. ये सारा आपका सोशलिस्ट क्लासिफिकेशन के अंडर आता है. और गांधीयन क्लासिफिकेशन के अंदर आपका स्पेसिफिकली कि जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स का कंजम्पशन है वो बंद होना चाहिए. ठीक है, देयर शुड नॉट बी एनी मीडियम ऑफ, मतलब आप क्या कहते हैं उसको, स्पिरिटेड ड्रिंक्स पी रहे हो, लोकल ड्रिंक पी रहे हो, या फिर आप विलायती पी रहे हो, सो वो उसका कोई सेंस नहीं है एंड इट शुड बी प्रोहिबिटेड. ठीक है, दिस कम्स अंडर योर आर्टिकल 47 विच इज़ हैविंग द टू क्लासिफिकेशन, सोशलिस्ट एंड गांधीयन. तो इसके अंदर, इस एक आर्टिकल के अंदर आपके दो क्लासिफिकेशन को एक साथ जस्टिफाई करा गया. ठीक है, विच इज़ योर आर्टिकल 47. नाउ 7th इज योर आर्टिकल 48. ठीक है, दिस इज योर गांधीयन एंड लिबरल दोनों. ठीक है, सो इसके अंदर इट promotes to organize agriculture and animal husbandry
ऑन मॉडर्न साइंटिफिक लाइन्स, ठीक है, एंड प्रिवेंट द स्लॉटर ऑफ काउ, calves and other bovine slash draught एनिमल्स, ठीक है। तो बेसिकली गांधीयन प्रिंसिपल अंडर आर्टिकल 48 क्या कहता है कि बॉस जो आपके एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, जो क्रॉप्स आप ग्रो कर रहे हो, वो प्योरली साइंटिफिक बेसिस के, मतलब साइंटिफिक लाइंस के बेसिस पे ही मतलब ग्रो होनी चाहिए। साइंटिफिक लाइंस का मतलब इधर क्या हुआ कि भाई जो आपका टोपोग्राफी है, ठीक है, ये आपकी सॉइल हो गई, ठीक है, ये आपका क्लाइमेट कंडीशन, ठीक है, एरिया ऑफ कल्टीवेशन, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे ही आप ये जस्टिफाई कर सकते हो कि आपको कौन सी क्रॉप उगानी चाहिए, ठीक है, क्या बेस्ट प्रैक्टिस है, कौन सा पेस्टिसाइड यूज़ होना है, कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज़ होना है, ऑल दोज थिंग्स प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ योर साइंटिफिक लाइंस आप उसमें जस्टिफाई करके ही आपको जो भी क्रॉप उगानी है या जो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज़ करनी है, ठीक है, या जो एनिमल हस्बेंड्री है कि भाई आपको, जैसे आप कई लोग गांव के अंदर खेत होता है और गाय पालते हैं, तो गाय की क्या हेल्थ कंडीशंस हैं, कैसे वो कितना मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, क्या उसके लिए हेल्थ के लिए पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या उसको न्यूट्रिएंट्स देने चाहिए, क्या उसको खिलाना है पिलाना है, सो दैट उसकी जो मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है वो और बढ़े। सिमिलरली जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं कि बहुत अगर आप हर सॉइल के टाइप पे आप सिर्फ चावल और गेहूं ही उगा रहे हो, तो वेदर इट इज़ इकोनॉमिकली फिजिबल फॉर यू और नॉट। क्लाइमेट कंडीशन आपका ये प्रमोट करता है कि आप एप्पल उगाओ, ठीक है, और आप उसके अंदर गोभी उगा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें एक साइंटिफिकली लाइन के बियॉन्ड है, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि मतलब जो भी आप डिसीजन लेते हो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर वो प्योरली साइंटिफिक लाइन्स पे होना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ नंबर 1 यहाँ तक। अब इसके बियॉन्ड जो काउ स्लॉटर है या जो बोवाइन एनिमल्स हैं या जो ऐसे एनिमल्स जो हमारे हाउस होल्ड्स एक्टिविटी में हमारी मदद करते हैं, ठीक है, जैसे कई लोग बकरी पालते हैं, ठीक है, कई लोग ऊँट भी पालते हैं, गाय पालना तो बहुत कॉमन है, भैंस पालना भी कॉमन है, बिकॉज ये लाइवलीहुड्स एनिमल हस्बेंड्री ऐसे है कि इनका यूज़ या इनका जो प्रोडक्शन होता है वो एक फैमिली के सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है, इकोनॉमिकली, ठीक है। आप जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है आप वो मार्केट में बेचते हो, उससे आप पैसे कमाते हो, प्लस उस मिल्क को आप कंज्यूम भी कर सकते हो, ठीक है। सेम अगर आप कोई एक बैल रख रहे हो, वो बैल आपकी फार्मिंग और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में भी आपकी मदद करेगा, ठीक है, उसके बेसिस पे आपका जो एफर्ट है वो थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है। प्लस कई ऐसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं जहाँ पे एनिमल्स की पूजा की जाती है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि एक आइडियल स्टेट में ये बोला गया है कि भाई काउ स्लॉटर शुड बी बैन, ठीक है। बट येस, क्योंकि इंडिया इज़ अ वेरी हेट्रोजेनस सोसाइटी, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग एरियाज़ के अंदर लोग अलग अलग प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, सो इट्स नॉट एन मतलब इट्स एन ओपन डिबेट, करना है नहीं करना है, बट एट लास्ट इट डिपेंड्स ऑन द पीपल कि वो क्या चाहते हैं। इफ़ दे आर कंफर्टेबल using their cows for milk production, for animal husbandries, then it's fine. At the same time, if there are people who want to do a business or who want to be in a meat business जहाँ पे वो slaughter houses हैं, वहाँ पे animals they get chopped into pieces and उनका export भी होता है, लोग consume भी करते हैं, ठीक है, across India, across world, ठीक है। तो that is also possible. So at last it depends on the people कि how they want to treat and how they want to use their animals or the bovine animals, ठीक है। But yes, under Article 48 it is given as an ideal state कि cow slaughter or any calves and bovine animal slaughter should be prohibited, ठीक है। So this is under your Article 48 which holds two classification, Gandhian and liberal, ठीक है। 8th पे आओ, आर्टिकल 48A, ठीक है। इट एम्स टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। दिस इज योर लिबरल, 9th पे आओ, आर्टिकल 49A, इट एम्स टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। 10th पे आओ, आर्टिकल 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 1
इसके अंदर लिख लो एडेड थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ठीक है। तो ऑब्वियसली फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के अंदर आपके हर तरीके की चीज़ें होंगी, जैसे कि एनवायरनमेंट में आपका एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लाइक ठीक है, लैंड पोल्यूशन, वो सारी चीज़ें संभालना, उनको मेक श्योर कि दैट एनवायरनमेंट इज़ लिवेबल, ठीक है, वो सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाए। एट द सेम टाइम जो फॉरेस्ट कवरेज है उस पर तो आजकल मतलब इंडिया ने तो बहुत ज़्यादा फोकस करा है, फॉरेस्ट की रिपोर्ट भी आती है, ठीक है, एनुअल फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है पूरी, कि किस स्टेट में फॉरेस्ट डेंसिटी ज़्यादा है, फॉरेस्ट कवरेज किस स्टेट का बड़ा है, किस स्टेट का कम हुआ है, ऑल ऑफ दैट डिटेल्स इज कवर्ड, ठीक है। तो येस, इट इज़ मेंशन अंडर आर्टिकल 48 है, और ये ऐड हुआ था एज एन 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ठीक है। दिस इज एन लिबरल, दिस कम्स अंडर द लिबरल क्लासिफिकेशन ऑफ DPSP। 9th लिखो, आर्टिकल 49 it promotes the protection of monuments, places and objects of artistic or हिस्टोरिक इंटरेस्ट, ठीक है। जो भी हमारे जैसे ताजमहल हो गया, या कुतुब मीनार हो गया, रेड फोर्ट हो गया, ठीक है, या फिर हम के जो सांची स्तूपा हो गया, ठीक है, आपकी पूरी नालंदा यूनिवर्सिटीज़ हो गई, आपके हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गया, लोथल के अंदर जो आपके हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है, ऑल ऑफ इट, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स कह लो, आर्टिस्टिक्स हिस्टोरिक इंटरेस्ट कह लो, ठीक है, जैसे कई फोर्ट्स हैं, फोर्ट विलियम्स है, ठीक है, ऑल ऑफ इट, इट्स प्रोटेक्शन, इट्स मेंटेनेंस, कि वही वो जिस हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और वैल्यू को होल्ड करते हैं उसकी वैसी ही वैल्यू रहनी चाहिए। सो एवरीथिंग कम्स अंडर योर आर्टिकल 49। इसके अंदर स्टेट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, ठीक है, बट येस हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी आगे पढ़ेंगे, ये हमने पहले पढ़ा था कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम मतलब हाँ हमने पढ़ा था फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, जो कि एक पूरे की पूरी हिस्ट्री को संजोग के हमारे सामने हमारी पास्ट को प्रेजेंट करता है, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन एज वेल एज द गवर्नमेंट कि ये सारी चीज़ें हिस्टोरिकली जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वो प्रोटेक्टेड रहें और उनकी कंडीशन हमेशा टॉप क्वालिटी की रहे, ठीक है। तो दिस कम्स अंडर योर आर्टिकल 49। दिस इज ऑल्सो लिबरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल मतलब 10th है आपका आर्टिकल 50। दिस इज लिबरल, ठीक है, ठीक है। इट प्रमोट्स सेपरेशन ऑफ judiciary from executive in public service of state, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि इंडिया में तो अभी ये चीज़ फॉलो हो रही है। यू हैव 3 डिफरेंट सेपरेशन, यू हैव जुडिशरी, यू हैव एग्जीक्यूटिव एंड यू हैव लेजिस्लेटिव। बट ये जब आर्टिकल ऐड हुआ था तो ऑब्वियसली इस माइंडसेट के साथ रखा गया था कि भाई जब आप किंगडम वाले फेज से बाहर आ रहे हो, ठीक है, जब इंडिया ने डेमोक्रेसी अचीव करी या इंडिपेंडेंस अचीव करा तो उसके बेसिस पे कई छोटे छोटे किंगडम्स थे और वहाँ पे किंग्स एंड रूलर्स जो थे उन्हीं के पास जुडिशरी था, उन्हीं के पास एग्जीक्यूटिव था, उन्हीं के पास लेजिस्लेटिव था, वही रूल बनाते थे, वही सज़ा देते थे। मतलब इट्स नॉट अ जेनरिक स्टेटमेंट, बट हाँ कुछ कुछ सिनेरियोज में आप कंपेयर कर सकते हो। वो बाइफिकेशन आज के टाइम पे जो हमारी डेमोक्रेसी है उसमें हो चुका है, ठीक है। यू हैव एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, लेवल ऑफ जुडिशरी इज ऑल्सो देयर, यू हैव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसके बेसिस पे यू हैव मतलब एग्जीक्यूटिव के अंदर आपके सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, लेजिस्लेटिव यू हैव राज्यसभा, लोकसभा, एंड देन स्टेट लेवल के स्टेट लेजिस्लेटिव्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं। सो दिस एज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है, केम अंडर आर्टिकल 50, ठीक है।
उसके बेसिस पे ये बोला गया कि भाई स्टेट नीड्स टू प्रमोट सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ स्टेट। ठीक है, पब्लिक सर्विस ऑफ स्टेट का मतलब यही है कि जो स्टेट एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया या स्टेट लेवल की गवर्नमेंट हो गई, हर वो डिपार्टमेंट जो पब्लिक सर्विस में इंक्लूडेड है, आपका एग्रीकल्चर रिसर्च हो गया, आपका CPWD हो गया, आपका पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, होम अफेयर्स हो गया, एवरीथिंग। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर बाइफिकेशन जिसमें जुडिशरी का जो पार्ट है और रोल है वो हमेशा सेपरेट रखा जाए। ठीक है, टू मेक श्योर, हमने कौन से पढ़ा था कि टू मेक श्योर चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, चेक्स एंड बैलेंसेस ऑफ पावर, तो दिस वाज देयर। ठीक है, so this is your article 50. ठीक है, this is also liberal and the last article is your article 51, promote international peace। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जो गवर्नमेंट है या जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो इंटरनेशनल पीस को सेंटर में रख के ही अपनी पॉलिसीज़ बननी चाहिए। ठीक है, हमें इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना चाहिए एज अ कंट्री। ठीक है, तो ऐसी कोई पॉलिसीज़ नहीं आनी चाहिए जो कि बहुत ही रिबेलियस हो या बहुत ही एकदम अनस्टेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर दे। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम रातों रात उठ के पाकिस्तान पर अटैक कर दें या चाइना पर अटैक कर दें, या इवन इफ इट इज़ प्रोहिबिटेड देन वी डिड अनदर न्यूक्लियर टेस्ट जैसे नॉर्थ कोरिया करता रहता है। तो वट एवर एक्शन नॉर्थ कोरिया इज़ डूइंग वो इंटरनेशनल पीस के लिए बेटर नहीं है। ठीक है, मतलब वो बात अलग है कि वो ओपनली सारी चीज़ें करता है और जो वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज़ है वो चुप चुप के ये सब चीज़ें करती हैं। बट येस, अगर आप आइडियल स्टेट को देखोगे तो एज अ कंट्री वी शुड नॉट प्रमोट एनीथिंग विच इज़ हार्मफुल फॉर द इंटरनेशनल पीस, बिकॉज एज अ वर्ल्ड वी नीड टू बी मोर कोऑपरेटिव। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो स्टेट की पॉलिसीज़ ड्राइव करेंगी वो इंटरनेशनल पीस को सेंटर ऑफ द माइंड रख के ही होनी चाहिए। ठीक है, एंड अंडर आर्टिकल 51 ओनली अ कंट्री कैन, ठीक है, एम फॉर बेटर पॉलिसीज़। ठीक है, जिसके बेसिस वो ह्यूमैनिटी को एक बेटर गुड प्रमोट कर सकती है। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंक्लूडेड आवर DPSP क्लासिफिकेशन पूरा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम फंडामेंटल राइट वर्सेस DPSP स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। ठीक है, लक्ष्मीकांत की पूरा एक चैप्टर है DPSP का, M लक्ष्मीकांत, उसको जाके रेफ़र कर लोगे अब नोट्स के बाद तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो विद दिस विल बी एंडिंग अ टुडेज लेक्चर। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। ठीक है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, कुछ क्वेरीज हो तो मेल ड्रॉप करो। ठीक है, टिल दैट, ओके, कीप स्टडिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।